हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, हम लोगों को वेक्टर पता चल गया है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर क्या आया है? एरो। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर को सीखा। को इनिशियल, को प्लेनर, को टर्मिनस, है ना, को लीनियर, ये सब थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर एडिशन करना सीखा, और वेक्टर एडिशन भी हमने किस लॉ से, किस रूल से करना सीखा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बिल्कुल। जिसमें हम लोगों ने जाना कि अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी इस तरह से ये है, तो नेट ए प्लस बी क्या होगा? वो ये होगा, जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आर का मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, टोटल, नेट, रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते थे। हमने कल भी ये बताया था कि जब भी मैं ऐसा ऐसा करूं तो आप हमेशा इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझे कि कोई इंसान 5 मीटर इधर चला है, फिर 5 मीटर इधर चला है इस एंगल पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका यही हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 उसका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, और कल हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी कर लिया था फॉर एनी एंगल थीटा। 90 के लिए तो हम वैसे भी कर लेते हैं पाइथागोरस, किसी भी एंगल के लिए भी हम लोगों ने कल इसकी कैलकुलेशंस सीख ली थी, है ना? बिल्कुल। तो हमने क्या किया था, आपको याद है क्या? कि एल एम और ये यहाँ पर ऐसे 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 एक परपेंडिकुलर गिराया होगा एन, और फिर के एन एम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा, और आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? इसकी लंबाई, जो रिजल्टेंट है ना उसका नाम है आर, उसकी लंबाई d1 d2 जो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या कोई और भी वेक्टर आप मान सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए प्लस बी है ये रिजल्टेंट। इसकी लंबाई ये कितना है? क्या आंसर आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, फॉर एनी एंगल थीटा। अगर आपसे कोई ये पूछे, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल डेरिवेशन करने का काम आता है। अगर आपसे कोई पूछे दिस एंगल इज थीटा, अगर आपसे पूछे कि साहब एक डिस्प्लेसमेंट ये था, उसके बाद अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, या कोई और भी आप वेक्टर मान सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है इसलिए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया है। ये जो नेट वेक्टर है, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आपको वैल्यू तो पता चल गया है, मैग्नीट्यूड यहां से पता चल जाएगा, आप निकाल लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज रख के आप इसकी लंबाई निकाल लेंगे। पर ये किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम कभी भी डायरेक्शन ऐसे नहीं फिजिक्स में बोलते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसी डायरेक्शंस को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड होती हैं। इनको हम यूज करते हैं लेकिन ज़्यादा रफ्तार में यूज नहीं करते हैं। डायरेक्शंस को हम एंगल्स के टर्म्स में यूज करते हैं कि साहब वो जो इंसान है वो एक्स एक्सिस से 10 डिग्री एंगल जो है, एक्स एक्सिस से 10 डिग्री एंगल इस डायरेक्शन में गया है। एंगुलर फॉर्म में डायरेक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज नहीं करते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? अभी आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल बीचा बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब इसके और इसके बिल्कुल बीचा बीच में क्या हो जाएगा जरा बताइए? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। ठीक है ना, इसके और इसके बिल्कुल बीचा बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ईस्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर आगे कंफ्यूजिंग हो जाएगी डायरेक्शंस, उनको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि एंगुलर फॉर्म में यूज कीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन से 10 डिग्री, ईस्ट डायरेक्शन से 20 डिग्री, ईस्ट डायरेक्शन से 40 डिग्री, या ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री, जो भी है हम एंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस को किसी की दिशा बताने के लिए एंगल का यूज करेंगे, ना कि ऐसे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है,
है ना, एक डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरा ये है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो नेट वेक्टर ये आया है टोटल a प्लस बी। इसका एंगल क्या है, इस एंगल को नाम देंगे हम बीटा, और इस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको कुछ और भी लिख सकते थे लेकिन थीटा पहले यूज कर चुके हैं तो कुछ और नाम देना चाहिए हमको, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, बीटा बी वेक्टर है। ये था आपका बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये जो लंबाई थी ना एम एन, ये है बी साइन थीटा। ठीक है, अभी आप इस बीटा को निकालिए, टेन बीटा को निकालिए, क्योंकि बीटा में ऐसे कैसे हम कोई बीटा निकाल लें, साइन कॉस टेन कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो टेन बीटा निकालिए, आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी बीटा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन कॉस टेन आप कुछ भी निकालिए, टेन ज्यादा लोग यूज करते हैं इसलिए टेन निकाल के देखते हैं। परपेंडिकुलर बताइए, बी साइन थीटा। हम इस ट्रायंगल को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री लगा रहे हैं तो राइट एंगल वाला ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर देखिए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और बीटा है क्या, बीटा हमारा जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर नेट रिजल्टेंट वेक्टर मिला है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन। चलिए, तो ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। जो वेक्टर ए और बी है ये किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो नेट वेक्टर आएगा उसका अमाउंट इससे निकालेंगे, और जो नेट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इससे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अभी आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, जिससे कि बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए देखिए, एग्जांपल्स हम डिस्प्लेसमेंट्स के ही लेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स हम किसके लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के ही लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं स्पेशल केसेस। मान लें कोई इंसान 5 मीटर चला और फिर उसके बाद 2 मीटर चला। ठीक है, तो टोटल कितना चला, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे रिजल्टेंट जो है, जो नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम नेट रिजल्टेंट बोलते हैं आर। वो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 5 + 2 ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा। a पहला वाला वेक्टर 5 का स्क्वायर, b दूसरा वाला वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2 cos थीटा। अच्छा, आप बताइए, आपने जो अपना डेरिवेशन किया था इसको निकालने के लिए, उसमें थीटा कहाँ पे था, ध्यान है क्या आपको? वेक्टर a ये था, वेक्टर b ये था, ये बाहर वाला एंगल थीटा था। तो अगर ये वाला वेक्टर ऐसे गिर गया तो ये एंगल 0 हो जाएगा, है ना। देखो, ये b वाला वेक्टर जो है ऐसे नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम बोलेंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b एक ही लाइन पर है, पैरेलल वेक्टर है, इसलिए उनके बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो cos 0। अभी आपको पता चल जाएगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हमारा फॉर्मूला आया है हम उसको अप्लाई करेंगे। हालांकि हमको ये पता है कि 5 + 2 7 इज द राइट आंसर, पर अपने फॉर्मूले से भी निकाल के देखें। ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 4, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, 2 5 जा 10, 2 जा 20, तो ये टोटल क्या हो गया, अच्छा बताइए, 25, और ये हो गया 45, और ये हो गया 49, और √49 का मतलब 7 मीटर। देखा किस तरह ये रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 7 मीटर। ओके, अच्छा, अगला केस देख लेते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का। मान ले कोई इंसान 5 मीटर इधर चला और फिर 2 मीटर इधर चला, और 5 मीटर और 2 मीटर ये मान लीजिए एंगल आप कुछ भी 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी d1 + d2। टोटल का मतलब हमेशा क्या होता है, सम। टोटल का मतलब सम। कल की क्लास में भी हमने बताया था, जब भी कोई इंसान टोटल पूछेगा इसका मतलब हमको सम करना है।
तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हम सब जानते हैं, ए इसलिए यहाँ था, और ट्रायंगल लॉ से भी हम अगर देखेंगे तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसी को बोलते हैं नेट वेक्टर, इस वाले वेक्टर को। ठीक है, चलिए, तो ट्रायंगल की अगर एक भुजा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही हो, दूसरी आर्म वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जो तीसरी आर्म है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ए प्लस बी को। ओके, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है। रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। इसको हमेशा ध्यान रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसी भी एंगल पर आपको रिजल्टेंट वेक्टर बड़े आराम से सॉल्व करा देगा, है ना। चलिए, पाइथागोरस तो हम केवल 90 के लिए ही लगा सकते हैं। 25 प्लस 4 2 पंजे 10 20 और कॉस 30 √3/2 है ना। 2 से ये जाएगा 10 बार, तो क्या आंसर आया, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29 प्लस 10√3। ओके, सो अगर हम चाहें तो कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। 1.73 को जोड़कर √3 की वैल्यू हम लोगों को पता रहती है कितनी होती है, 1.73 √3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 17.3 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 29 में अगर 17.3 जोड़ेंगे तो रफ्तार में 29 प्लस 17.3 46.3, और अंडर रूट में है ये, तो अंडर रूट 46.3 विच इज इक्वल टू 6.804 मीटर। देखिए 5 मीटर और 2 मीटर डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गई, परंतु डिस्प्लेसमेंट 6.804 और अभी आगे भी है 44 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इस तरह आप नेट वेक्टर निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है एक फोर्स 5 न्यूटन का हो और दूसरा फोर्स 2 न्यूटन का हो, और दोनों जो फोर्स के वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल 30 डिग्री हो, तो जो नेट फोर्स होगा वो इधर होगा और उसका वैल्यू होगा 6.8 न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल किसी भी वेक्टर के लिए हम इसको अप्लाई कर लेंगे बाद में। चलिए, एक और इसमें एक चीज़ और देख लें, क्या एक चीज़ और देख लें, इसमें एंगल देख लें कि जो नेट आया है 6.8 मान लें, ये कितने एंगल पर आया है, क्योंकि हम लोगों ने एंगल निकालना भी सीखा है। तो निकालिए, इस एंगल को हम लोग क्या नाम देते थे, बीटा, है ना। आराम से सीखेंगे तो आराम से अच्छे से समझ में आएगा, और बड़बड़ी करने से कुछ फायदा नहीं है। tan बीटा निकाले, परपेंडिकुलर यानी ये, परपेंडिकुलर यानी ये, परपेंडिकुलर माने ये क्या था, ये बी वेक्टर था, या बी का साइन थीटा था। कुछ बच्चे तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, वरना हम तो हमेशा यही कर लेते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बी जो वेक्टर है और ये एंगल थीटा था हमारा, है ना। जो थीटा के पास वाली भुजा होती है, आप देखिए ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा था, ये वाली जो भुजा है वो थीटा के पास वाली भुजा है, इसको बोलते हैं हमेशा कॉस। ये हमेशा कॉस ही आता है, बी कॉस, जबकि थीटा के सामने वाला हमेशा साइन आता है, बी साइन। तो परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा अपने प्लस बी कॉस थीटा। चलिए बढ़िया, बी बताइए, बी कितना है, 2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, साइन 30 अपॉन ए मतलब 5 प्लस इतना बी कॉस 30, बी मतलब है हमारा 2 कॉस 30। सॉल्व करिए भैया, एंगल आएगा, अभी आएगा। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 5 प्लस 2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आंसर बताइए, खत्म। 1/5 प्लस √3, 5 प्लस √3 यानी 5 में हमको जोड़ना है 1.73, तो आंसर आएगा 6.73। तो 1/6.73 ये है tan बीटा, इस एंगल की वैल्यू। ठीक है, कुछ बच्चों को ये वैल्यू पता नहीं होगी, हमको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता रहती है ना। अगर आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है तो आप इसको बड़े आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये 10 डिग्री है कि 12 डिग्री है कि 13 डिग्री है, सारा कुछ पता चल जाएगा। 6.73।
0.14, यानी टेन बीटा की वैल्यू आई है हमारी 0.148। ठीक है, अभी अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 आती तो हम बोल देते 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है ना। टेन थीटा की वैल्यू √3 आती तो हम बोल देते कितना, 60 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आती तो हम बोल देते 30 डिग्री। लेकिन टेन जो थीटा है, जो भी है बीटा, उसकी वैल्यू इतना आई है, तो ये तो हमको याद ही नहीं है। जो वैल्यूज हमको याद है उनके साथ ये मैच नहीं कर रही है, तो हमको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, बिल्कुल। और आई थिंक जो मेरे पास कैलकुलेटर है उससे मैं निकालूं। कैसे निकाली जाती है? बीटा की वैल्यू 10 को उधर भेजते हैं तो बोलते हैं tan इनवर्स 0.148। ठीक है, 10 जब उधर जाएगा तो tan इनवर्स बोला जाएगा 0.148। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, 0.148। आई होप कि मेरा कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। 8.41 डिग्री बीटा की वैल्यू, 8.418 डिग्री। हाँ, तो ये जो एंगल है वो 8.4, इसकी वैल्यू किसी को याद नहीं रहती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली इतना लिख के छोड़ देते हैं कि भाई साहब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है, वो इस एंगल पे आया है। अब इस एंगल की वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर आप कैलकुलेटर देंगे तो हम निकाल के बता देंगे इतना डिग्री। ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमको वो याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता वो। आइए देखिए, और भी हम कुछ केसेस देख सकते हैं। दो वेक्टर्स को जोड़ना ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ट्रायंगल लॉ की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर पैरेललोग्राम लगे। चलिए, मान लीजिए 5 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ये हो जाएगा a+b। ओके, चलिए, और ये एंगल बाहर वाला 90 है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली पाइथागोरस लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करिए a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आपको नेट डिस्प्लेसमेंट दे देगा। रिजल्टेंट कितना होगा? a की वैल्यू 5 रखिए तो 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2, ये बाहर एंगल 90 है तो cos 90 होने के कारण से ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो अंदर केवल बचेगा 5² + 2², 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 हो जाएगा 29, √29 इज द आंसर। √29, 5.38 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5.38 मीटर। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस एंगल को आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट किस एंगल पे आया है? परपेंडिकुलर इसका डायरेक्टली 2 होगा, क्योंकि ये खुद ही 90 पर है, और बेस डायरेक्टली इसका क्या होगा? 5 होगा। तो आप tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 2/5। इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। अगर चाहे तो आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं। tan इनवर्स किधर गया? tan इनवर्स 2/5 मतलब 0.4, 21.8, बीटा की वैल्यू 21.8 डिग्री। ओके, पर ये हमको करना नहीं होता है, हमको केवल इतना ही लिख के छोड़ देना होता है, क्योंकि कैसे किसी को याद होगा tan 21.8 की वैल्यू 0.4 होती है ना। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। तो इस तरह हम नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं अगर हमको 2 वेक्टर दिए जाएं और उनके बीच का एंगल दिया जाए बाहर की तरफ, तो हम नेट टोटल कितना वेक्टर होगा ये बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल ट्रायंगल लॉ जैसा है, लेकिन चूंकि है एक लॉ, उसको नाम दिया गया है, तो हम उसको पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, आइए देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है और वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो इसी मैथमेटिक्स को फॉलो करती हैं और करना भी चाहिए उनको, इसलिए हमको ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ओके, तो आपको 2 वेक्टर्स दिए जाएंगे तो आप नेट वेक्टर निकाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके हमारे फिजिक्स में कैसे सवाल बनेंगे अभी हम पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ने के बाद
8-10 सवाल लगा के तभी आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स में। आइए देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है। इसके अनुसार अगर आप का वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, देखिए किस तरह हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को बनाया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की टेल जो है वो आपस में कनेक्टेड है। दोनों की क्या कनेक्टेड है? टेल। क्या कनेक्टेड है? पूंछ। ठीक है। जबकि ट्रायंगल लॉ में वेक्टर ए ये था और वेक्टर बी ऐसे यहां पे बनाया गया था, एक का हेड और दूसरे का टेल कनेक्टेड था। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लाइक दैट, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? ए प्लस बी जो होगा, हो सकता है ये वेलोसिटी हो, ये भी वेलोसिटी हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो नेट वेक्टर होगा वो, ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए, और जो ये वाला डायगोनल होगा ये आपको दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। ये क्या दे देगा? रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी इफ वेक्टर ए एंड बी आर एट दिस एंगल थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए और ये वाला जो डायगोनल है ये आपको रिजल्टेंट दे देगा। और हमको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बच्चे कहेंगे ऐसा कैसे मास्टर है, ये क्यों अच्छा लगता है? ट्रायंगल वाला तो कितना अच्छा है। देखिए ट्रायंगल लॉ और इस लॉ में कुछ फर्क नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपने देखा ही नहीं ध्यान से देखिए, ये रहा आपका रिजल्टेंट ए प्लस बी है ना, बराबर ए प्लस बी। आप ध्यान से देखिए, आप वेक्टर को कहीं भी खिसका सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स में। वेक्टर की जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये बात बताई जाएगी। कहीं भी आप खिसका सकते हैं बिना उसको रोटेट किए, उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, आप उसको कहीं भी खिसका के रख सकते हैं। तो आप बी वेक्टर को यहां से उठाइए और ऐसे खिसका के यहां रखिए, ऐसा रख जाएगा। बी वेक्टर खिसकाइए, यहां रखिए, तो देखिए क्या इसमें उसमें कुछ अंतर रह गया? नहीं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट, सेम है। आप यहां से पैरेललोग्राम लॉ से ट्रायंगल तक पहुंच सकते हैं। देखिए आप इस बी वेक्टर को खिसका के यहां पर रख दीजिए तो ये वाला बी वाला वेक्टर है वो यहां आ जाएगा, है ना। और आप देख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट। तो दोनों लॉ टेक्निकली सेम है। ओके, चलिए, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारे यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसकी लंबाई क्या होगी, ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाम लिख देते हैं के, एल, एम, एन एंड कंस्ट्रक्ट ओ। अब अगर ये हमारा बी वेक्टर है तो ये भी हमारा बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि इसके अपोजिट में है तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी सेम है। या हम ऐसे बोलें कि इस बी वेक्टर को हम खिसका के यहां पर रख लें, ठीक है, खिसका के कहां रख लें? यहां पर रख लें और थोड़ा ट्रायंगल लॉ की तरह इसको ट्रीट करें। सब कुछ वही होने वाला है। ये रख लिया हमने बी वेक्टर, तो क्या हम किसी वेक्टर को खिसका के कहीं भी रख सकते हैं? जी हाँ, आप सॉल्व कर रहे हो और आपको कहीं रखने की जरूरत पड़ रही हो तो आप उसको खिसका के रख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये सब सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, बाकी आप 12th में सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। चलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल भी बच्चों थीटा ही होगा, है ना। अगर ये अंदर ये वाला एंगल थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए जितना एंगल ये उतना एंगल ये। अब आप देखेंगे ये तो पूरा ट्रायंगल लॉ बन गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी बाहर एंगल थीटा, दिस इज रिजल्टेंट। बिल्कुल, तो आंसर भी वही आएगा, बिल्कुल। ओके, अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल में एन एल ओ, इस छोटे से ट्रायंगल में साइन थीटा निकालें तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर एन ओ अपॉन हाइपोटेन्यूस बी। तो एन ओ की वैल्यू क्या हो गई? बी साइन थीटा। एन ओ की वैल्यू क्या हो गई? बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू बी का साइन थीटा। और ये नीचे वाला आएगा बी कॉस थीटा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ट्रायंगल लॉ में। अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो बेस एलओ हाइपोटेन्यूस बी, तो क्या हो जाएगा? एलओ बराबर बी कॉस थीटा, एलओ बराबर बी कॉस थीटा, ठीक है। आइए देखिए,
सिमिलर है इसलिए हम थोड़ा सा रफ्तार में कर सकते हैं। हमको क्या करना है, KNO इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है a प्लस बी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना दूं। चलिए, तो बच्चे कहेंगे ये तो आप बिल्कुल सेम कर रहे हैं, वेक्टर बी यहाँ पे था, आपने खिसका के इसको यहाँ रख लिया और फिर इसका क्या मतलब ही क्या, पैरेललोग्राम का ये तो आपका ट्रायंगल लॉ बन गया है। बिल्कुल सेम, दोनों सही है, एक ही चीज है, बस इसको खिसका के इधर रख दो तो ये पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है। ठीक है, तो किसी को पैरेललोग्राम अच्छा लगता है, किसी को ट्रायंगल, मुझे पैरेललोग्राम अच्छा लगता है और हम वो ज़्यादा यूजफुल है इसलिए अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसकी लंबाई निकालिए, इस रिजल्टेंट की लंबाई निकालिए, पाइथागोरस लगा लिया ना, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a एंड दिस बी कॉस थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास पास लाओगे तो कल भी ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन हो गया था, आज भी बन ही होगा। अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ये क्या बचा 2ab कॉस थीटा, ये बन गया 1, तो आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की लंबाई, रिजल्टेंट की मात्रा, अमाउंट। ओके, हम लोग जब भी इसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जोड़ना घटाना या गुणा करना सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज का, तो हम हमेशा किसी वेक्टर को बना के ही सीखेंगे, और ये जो वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ओके, चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी ही फोर्स, ऐसी ही वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी हमेशा। ये जो रिजल्टेंट है आपका, ये जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम बीटा एंगल बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा एंगल बोलते हैं। और आप चाहें तो यहाँ भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं tan बीटा से। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा b sin थीटा, और बेस क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, b sin थीटा और बेस हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर हो गया b sin थीटा और बेस हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए आइए रफ्तार में, बहुत बढ़िया, कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सवाल आगे बढ़ाते हैं। स्पेशल केस, पहला केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उनके बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको मान सकते हैं, ये है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, बनाने के तो कई तरीके हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। मान ले एक बॉक्स है, उस पर एक फोर्स लगा है F1 एंड दूसरा फोर्स लगा है F2, क्या दोनों फोर्स एक ही जगह पे लग रहे हैं? हाँ, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताइए, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, देखिएगा जरा। तो मान लीजिए फोर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक बॉक्स पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है और सेम डायरेक्शन में लगाया है। सेम डायरेक्शन में लगाने का मतलब क्या है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है,
0। ठीक है, अब इसको चाहे आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ऐसे बना लें 5 और 2, और चाहे ऐसे बना लें 5 और 2, ये पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हो जाएगा, है ना। एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये एंगल जब 0 हो जाएगा तो ये ऐसे इधर आ जाएगा। किसी भी आधार से आप बना लें, या आप ना भी बनाएं, ऐसे ही बना के रखें। ठीक है, चलिए तो वैसे ही सीखें जैसे हम सिखा रहे हैं, बहुत आसान है। तो 2 वेक्टर लगे हैं, 2 फोर्स लगे हैं, 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, टोटल कितना हो जाएगा? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कह दोगे 7 न्यूटन, क्योंकि 5 + 2 = 7 बिकॉज दे आर पैरेलल, यू कैन इजीली ऐड। हम लोग अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा नेट फोर्स ऑन बॉक्स, कितना हो जाएगा? a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। बताइए वेक्टर a और वेक्टर b, किसी को भी वेक्टर a किसी को भी वेक्टर b मान लीजिए, मान लें 5 को a और 2 को b, 5² + 2² + 2 × 5 × 2 cos 0, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं इसलिए cos 0। 25 + 4 + 2 5 10 2 20 cos 0 की वैल्यू 1, तो 25 और 20 हो गया 45 और 4 49 49, यानी 7 न्यूटन इज द आंसर। जो नेट फोर्स होगा वो 7 न्यूटन होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। when θ = 90 डिग्री, when θ = 90 डिग्री। अच्छा, तो जब भी पैरेलल होंगे तो आप डायरेक्टली 5 + 2 7 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती इस फॉर्मूले को लगा के 5 + 2 आंसर बाद में 7 ही आता है। ठीक है, अन्य किसी एंगल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप फ्री हैं। माने कि एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है 5 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन का, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखिए आप 90 डिग्री है ना। एक फोर्स इस बॉक्स पे इधर लग रहा है और एक फोर्स इस बॉक्स पे इधर लग रहा है, और आपसे पूछा जाए कि साहब बताइए कि ये बॉक्स किधर फिसलेगा, किधर जाएगा, इस 5 न्यूटन की तरफ जाएगा या 2 न्यूटन की तरफ जाएगा, या किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि साहब इस पर टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस पर टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो हमने पहले एक फोर्स ऐसे बना लिया 5 न्यूटन, और एक वेक्टर ऐसे बना लिया 2 न्यूटन। ठीक है, इसलिए मुझे पैरेललोग्राम लॉ अच्छा लगता है। दोनों की पूंछें मिला ली और ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और बता दिया कि साहब टोटल फोर्स इधर आएगा, दिस इज नेट फोर्स, F नेट। और असल में बॉक्स का मोशन इधर होगा जिधर नेट फोर्स है, जिधर टोटल फोर्स है। यही काम है वेक्टर्स का। अगर हमने वेक्टर्स को सीखा है तो हम फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए जरा, जैसे कि ये है हमारे पास, ये मार्कर है, इसको हम इधर फोर्स लाएंगे तो इधर जाएगा, है ना। ऐसे हम इसको इधर फोर्स लगाएं तो इधर जाएगा, मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि नीचे चला जाएगा, और ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स एक साथ लगाएं, ठीक है, उधर भी और उधर भी, तो ये किधर जाएगा। आप कॉपी पे भी देख सकते हैं लगा के कि आप एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रखें कॉपी के ऊपर और 2 डायरेक्शन में फोर्स लाएं, इधर भी उधर भी, तो आप देखेंगे कि वो इधर जाता है। आप देखिए, इधर भी लगाना है, ऊपर भी लगाना है, इधर जा रहा है। मैं इधर भी लगा रहा हूँ, अकेले इधर लगाऊंगा तो इधर जाएगा, अकेले ऊपर लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा, दोनों तरफ लगाऊंगा तो इधर जाएगा। जिधर नेट फोर्स होता है, टोटल फोर्स होता है, मोशन उधर ही होता है। ठीक है, तो मोशन इधर होगा। कितना फोर्स है इस पे टोटल, तो टोटल तो 2 वेक्टर है 90 पर है, हमको निकालना पड़ेगा नेट रिजल्टेंट वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम कैसे निकालते हैं नेट, a² + b² + 2ab cos थीटा। a किसी को मान लें, 5 को मान लें a और उसको 2 को b, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 5 × 2 cos 90, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है, वेक्टर a और वेक्टर b, उसके बीच का एंगल 90 है। टोटल फोर्स इधर लगा है ना। कितना हो गया ये, 5² 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा √29। √29 में एक बार फिर से सॉल्व कर दूं, 5.38 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स, 5.38 न्यूटन। ठीक है,
और यही दोनों जब हमने पैरेलल लगाए थे तो 7 न्यूटन आया था नेट फोर्स। अब देखिए 5.38 न्यूटन आया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आप इन वेक्टर्स को सीखकर जो आपके आसपास हो रहा है उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। समझाना आपका काम नहीं है, आपका काम है आत्म की संतुष्टि करना, जो भी अंदर जो मचलते हैं क्वेश्चंस उनको शांत करना कि हाँ भाई ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और हम ये भी बता सकते हैं किस एंगल पे जाएगा। ये एंगल चाहे तो आप इसको बीटा लिख के, परपेंडिकुलर 2 है क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 ही माना जाएगा, और बेस 5 है तो आप tan बीटा लिख सकते हैं 2/5। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan को उधर भेजिए, tan इनवर्स 2/5। ठीक है, यानी tan इनवर्स 0.4 और इसकी वैल्यू 21 दशमलव कुछ आई थी डिग्री, 21.8 डिग्री यहाँ से इधर की तरफ ये मोशन करेगा। आप इतना एग्जैक्टली किसी के मोशन को बता सकते हैं। ठीक है, अगर एक फोर्स लगता तो उसमें आपसे पूछने वाली बात ही नहीं है कि जिधर फोर्स लग रहा है मोशन उधर ही होगा। 2 लग रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा। तो एक्स एक्सिस से या ईस्ट की डायरेक्शन से 21.8 डिग्री पर इस डायरेक्शन में मोशन होगा। इतना एक्यूरेटली आप बता सकते हैं अगर आपने वेक्टर्स को अच्छे से सीख लिया तो। और अच्छे से ही सीखना, उसमें है क्या है ना, ए और बी 2 वेक्टर दिए जाएंगे तो आप इस थीटा को निकाल लेंगे, इस बीटा को, है ना, और इस रिजल्टेंट को भी निकाल लेंगे कि इस पर टोटल फोर्स 5.38 लगा है इस डायरेक्शन में 21.8 डिग्री पर। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं स्पेशल केस, इससे हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ेगा और फिर हम अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। When थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई एक बॉक्स है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल नहीं ले रहा, उस पर इधर की तरफ 5 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बताइए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो नेट क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट कुछ बच्चे तो अभी बता देंगे कि चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट आएगा 3 न्यूटन। नेट कितना आएगा, 3 न्यूटन। 5 - 2 = 3। ठीक है, आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं और फिर कोई बच्चा इधर भी फोर्स लगा रहा है एक बक्से पर, तो बक्सा मूव तो उधर ही करेगा जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस बक्से पर हम इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कोई सामने से उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा क्योंकि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। वो जाएगा बक्सा इधर, लेकिन 3 न्यूटन के कारण वो मोशन करेगा, उस पर नेट फोर्स 3 न्यूटन होगा। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, चाहे तो आप अपने इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, a 5 ले लीजिए 25, b² 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 5 × 2 cos थीटा, cos 180। बच्चों cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, आप ऊपर मार्जिन पर लिख लीजिए कुछ वैल्यूज, cos 180 -1, cos 120 -1/2, क्योंकि ये आपको इसमें यूज हो सकते हैं, क्योंकि cos थीटा यूज हो रहा है तो कोई भी थीटा आपको वो दे सकते हैं। ऐसा ही देंगे, 30 देंगे, 60 देंगे, 90 देंगे, 180 दे सकते हैं, 120 दे सकते हैं, ये ठीक ठाक थीटा है। ओके, cos 180 -1, cos 120 -1/2 रखिए वैल्यू, आपको अभी टोटल फोर्स इस पर पता चल जाएगा। टोटल मतलब रिजल्टेंट, ये हो गया 29, 2 5 10 2 20, और ये माइनस का 1 तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। 29 माइनस का 29 √9 यानी 3 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगा, 3 न्यूटन। और किधर होगा वो आप जानते हैं, जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उधर ही होगा नेट। ओके, चलिए, तो इसमें भी आप चाहे तो फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्टली जब अपोजिट वेक्टर हो तो आप घटा दें, और सेम डायरेक्शंस में 2 वेक्टर हो तो उनको डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है इसलिए। और यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट माइनस में होगा, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, कोई अपोजिट में लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स घट ही जाएगा। ओके, चलिए, किसी अदर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप टोटल फोर्स या टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने लगेंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कल की क्लास और आज की क्लास दोनों को मिला के आपको वेक्टर एडिशन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं,
ठीक है, और वो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अभी सवाल लगाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, एक बक्से पर इधर की तरफ फोर्स लगा, इधर की तरफ फोर्स लगा, बताइए उस पर टोटल फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में टोटल फोर्स है ना। तो ऐसे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं और आप ये सोचेंगे हाँ ऐसा हो भी तो सकता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि दोनों फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये नेचुरली पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा, क्या टोटल फोर्स की वैल्यू होगी, ये सब आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन के बुक्स वाले सवाल लगाएंगे, जो जिनको हम बोलते हैं किताबी सवाल, उनको लगाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और फिर हम वेक्टर को और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और तब जाके अपना इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।